पीएम मोदी के बंगाल आने से डरी ममता दीदी। हिंदी बोलने से क्यों कतरा रही ममता। बंगाल में ममता आग बबूला है। बंगाल में ममता के होश उड़े हुए हैं। बंगाल में ममता डरी हुई है और डरे भी क्यों ना, क्योंकि ममता को पीएम मोदी की दहाड़ से डर लगता है और इस बात का भी कि कहीं मोदी बंगाल की सत्ता से दीदी को बेदखल ना कर दें, क्योंकि 2026 में बंगाल में चुनाव होने हैं और ममता दीदी के अहंकार को तोड़ने मोदी बंगाल पहुंच चुके हैं। ऐसे में ममता दीदी कितनी भी मोदी के खिलाफ रणनीति बना लें, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाएंगी। इस बार भगवा फहराने की तैयारी हो चुकी है। अब भगवे से ममता को चाहे नफरत ही क्यों ना हो, लेकिन बंगाल का भविष्य तो भगवा में ही दिख रहा है। ऐसे में ममता सियासी तीर और अपना दिमाग बखूबी चला रही हैं कि कैसे दीदी बंगाल की सत्ता पर काबिज रहे। इसलिए उन्होंने पहले से ही ऐसे काम शुरू कर दिए हैं, जिससे तो यही लगता है कि दीदी अभी से 2026 को लेकर अलर्ट हो गई है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचे। पीएम की यह यात्रा टीएमसी के शहीद दिवस यानी 21 जुलाई से पहले हो रही है, जो बंगाल की राजनीति में एक महत्वपूर्ण वार्षिक आयोजन होता है। पीएम मोदी लगातार बंगाल जा रहे हैं। जाहिर है कि उनके निशाने पर बंगाल फतेह ही है। अगले विधानसभा चुनावों में बीजेपी किसी भी कीमत पर बंगाल जीतना चाहेगी। यही कारण है कि बीजेपी राज्य में अपनी संगठनात्मक ताकत बढ़ाने और 2026 के विधानसभा चुनाव के पहले ऐसा नैरेटिव सेट कर रही है जो पार्टी को इस राज्य के लिए अपरिहार्य बना दे। जाहिर है कि पीएम अपनी इस यात्रा में कई विकास परियोजना का उद्घाटन और आधारशिला रख रहे हैं, जैसा कि उनकी पिछली यात्राओं में भी देखा गया है। पर ममता बनर्जी बंगाली भाषा को मुद्दा बनाकर पीएम और बीजेपी के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने जा रही हैं, ताकि बीजेपी को नुकसान हो। ममता ने बीजेपी पर बंगाली भाषा प्रवासियों को घुसपैठिए करार देकर उनकी नागरिकता पर सवाल उठाने का आरोप लगाया। दीदी को पता है कि देश में इस समय भाषा का विवाद बनाकर बीजेपी के खिलाफ माइलेज लिया जा सकता है। उन्होंने दावा किया कि देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले 22 लाख बंगाली प्रवासियों के पास वैध पहचान दस्तावेज है। दिल्ली के वसंत कुंज में जय हिंद कॉलोनी में बंगाली प्रवासियों के खिलाफ की गई कार्रवाई, जैसे बिजली और पानी की आपूर्ति काटने और ओडिशा में 444 बंगाली मजदूरों की नजरबंदी की घटनाओं ने इस मुद्दे को और हवा दी। ममता ने इसे भाषाई प्रोफाइलिंग करार दिया और कहा कि बंगाली बोलने से कोई बांग्लादेशी नहीं हो जाता। हिंदी कम बोलने का उनका फैसला बंगाली अस्मिता को मजबूत करने और बीजेपी के हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नैरेटिव के खिलाफ एक जवाबी कदम माना जा रहा है। विपक्ष की सबसे बड़ी नेता बनने का ख्वाब देख रही ममता बनर्जी का यह हमला बीजेपी और केंद्र सरकार के उस नोटिफिकेशन के खिलाफ है, जिसमें संदिग्ध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार कर डिटेंशन कैंप में भेजने की बात कही गई है। ममता ने इसे बंगालियों के खिलाफ भेदभाव के रूप में पेश किया, ये दावा करते हुए कि बंगाली बोलने वाले प्रवासी मजदूरों को गलत तरीके से बांग्लादेशी या रोहिंग्या करार दिया जा रहा है। जाहिर है कि इस लेवल पर इस नोटिफिकेशन का विरोध ना तो कांग्रेस ने किया, ना समाजवादी पार्टी या आरजेडी जैसी पार्टियों ने। ममता बनर्जी अपने इस बयान के जरिए सीएए और एनआरसी जैसी नीतियों के खिलाफ लंबे समय से चली आ रही लड़ाई को देश के सामने लाना चाहती है, ताकि वो बीजेपी के खिलाफ माहौल बना सके। इन नीतियों को बंगाल में अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है, ताकि 2026 में एक बार फिर जीत हासिल की जा सके। चलिए, ये तो बात हुई दीदी के नैरेटिव गढ़ने की, लेकिन अब बात करते हैं कि कैसे दीदी के इस नैरेटिव को तोड़ने में बीजेपी कामयाब हो गई। हिंदुत्व के सहारे ममता को सत्ता से हटाने की तैयारी। ममता जहां बार बार मुस्लिमों को साधने की कोशिश कर रही है, वहीं पूरी बीजेपी और पीएम मोदी तक हिंदुत्व को साधने की कोशिश बंगाल में करते रहे, क्योंकि बंगाल में 70% हिंदू और 30% मुस्लिम आबादी है। मुस्लिम वोटरों की एकजुटता के कारण टीएमसी हर चुनाव में मजबूत खड़ी होती नजर आई है। हालांकि हिंदुओं का वोट टीएमसी और बीजेपी में बढ़ जाता है। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 50% हिंदुओं और 7% मुस्लिमों का वोट मिला था। वहीं टीएमसी को 39% हिंदुओं और 75% मुस्लिमों ने वोट दिया।
ऐसे में बीजेपी 2026 चुनाव से पहले हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा हिंदू वोट हासिल कर सके। बंगाल में बीजेपी का एंटी मुस्लिम कैंप है। बीजेपी की स्ट्रेटेजी को लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी चाहती है कि 2026 के चुनाव में उसे बंगाल के 70% हिंदुओं का एक तरफा समर्थन मिले। हिंदू वोटर्स को एकजुट करने के लिए वो बांग्लादेशी घुसपैठ और हिंदुओं पर हिंसा के मुद्दों को हवा दे रही है, क्योंकि बंगाल में हिंदूवादी विचारधारा ही बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन इससे चुनाव में कितना फायदा मिलेगा ये कहना मुश्किल है। बंगाल के लोग राजनीतिक स्थिरता में भरोसा रखते हैं। यहाँ हर 5 साल में सरकार नहीं बदलती। 2011 से ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी की सरकार है। उससे पहले सीपीआईएम 34 सालों तक सत्ता में थी। यहाँ लोगों के बीच क्षेत्रीय भावना इतनी मजबूत है कि 1971 की लोकसभा और 1972 के विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल में कभी भी नेशनल पार्टियों की सरकार नहीं बनी। बंगाल चुनाव को लेकर क्या कहते हैं एक्सपर्ट? बंगाल में सीनियर जर्नलिस्ट सुरजीत बागची कहते हैं, विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की क्या रणनीति होगी ये चुनाव के कुछ महीने पहले ही पता चल पाएगा। अभी नहीं लगता कि बीजेपी का प्रदर्शन 2021 के मुकाबले सुधर पाएगा। हालांकि वो सुधारने की इससे कोशिश जरूर कर रही है। केंद्र में बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है, ये कहा जा रहा है वरिष्ठ पत्रकारों की तरफ से। सत्ता विरोधी लहर हर चुनाव के साथ बढ़ती है। सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा बढ़ता है। केंद्र में बीजेपी की तरह बंगाल में टीएमसी के खिलाफ भी लोगों में नाराजगी है, जिसका फायदा बीजेपी को उठाना होगा। सुरजीत कहते हैं, 2021 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बाहरी लोगों को बंगाल में लाने की कोशिश की, लेकिन इस स्ट्रेटेजी ने उनके समर्थकों को बंगाली और गैर बंगाली खेमे में बांट दिया। हालांकि बीजेपी का हिंदुत्ववादी एजेंडा काम कर गया और पार्टी ने 77 सीटें जीती। बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी का इस्तेमाल किया होता तो उसकी सीटें और बढ़ जाती। उसके पास वोट है जो सीटों में नहीं बदल रहे हैं। उन्हें हर चुनाव में 36 से 40% के बीच ही वोट मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि बंगाल में बीजेपी के पास अब एक अच्छा खासा वोट बैंक है। अब बीजेपी को टीएमसी के वोट शेयर को कम करना होगा, जिसके बाद बीजेपी विधानसभा में अपनी सरकार भी बना सकती है। बीजेपी बढ़ा सकती है ममता की मुश्किल। ममता की मुश्किलें बढ़ने की संभावना के बीच सीएम ममता बनर्जी भी चुनावी बिगुल बजा चुकी है। उन्होंने 16 जुलाई को एसआईआर के खिलाफ एक बड़ी रैली का आयोजन किया। इससे पहले उन्होंने 27 फरवरी को कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग भी की थी और विधानसभा चुनाव में 215 से ज्यादा सीटें जीतने का टारगेट रखा था। हालांकि टीएमसी के लिए 2026 का चुनाव इतना आसान भी नहीं होगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े 25,000 से ज्यादा लोगों की नौकरियां रद्द कर दी, जिससे ममता सरकार को एक बड़ा झटका लगा। ममता के लिए एक और संकट केंद्र का नया वक्फ कानून बना हुआ है, जिसके लागू होने के बाद मुर्शिदाबाद सहित कई जिले में हिंदुओं के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। हिंसा में कई लोगों की मौत हुई है, कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। हिंसा के बीच बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता हिंदुओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। इससे टीएमसी के खिलाफ हिंदुओं की नाराजगी बढ़ रही है। कुल मिलाकर बंगाल में हिंदू आबादी 2026 के चुनावी नतीजों में बड़ा फेरबदल कर सकते हैं। बीजेपी की हिंदुत्ववादी एजेंडे के खिलाफ अब टीएमसी क्या रणनीति अपनाएगी, आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन पीएम मोदी के बंगाल दौरे ने ममता दीदी को जरूर डरा दिया है और इस डर में ममता दीदी आगे आने वाले समय में और क्या रणनीति बनाती हैं, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी और हम आपको बंगाल की हर खबर बताते रहेंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।